गुड मॉर्निंग 12। आज का टॉपिक है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे मेंडाल से रिलेटेड जो लॉ थे। तो लॉ में मेंडाल ने क्या दिया था क्या नहीं दिया था, जिसके ऊपर कुछ साइंटिस्टों ने रीडिस्कवर्ड करके उस लॉ को सही ढंग से प्रूफ करके किया था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के नाम से मेंडाल के मरने के काफ़ी समय बाद 1865 में पब्लिश्ड हुआ था और 1900 के बाद ये उनका जो लिखा हुआ थेसिस था, बुक था, ये पूरे मार्केट में अवेलेबल हो गया था। तो मेंडाल्स ने इस थ्योरी में जो भी बातें कही थी, सारी बातें उसमें शामिल थी, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स थे जिसके बारे में मेंडाल ने सिर्फ जिक्र किया था, उसके बारे में समझाया नहीं था। तो कुछ साइंटिस्टों ने उस टर्म को और भी बढ़िया से समझाकर इस थ्योरी में अपना योगदान दिया। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेंडाल्स के थ्रू पब्लिश्ड एक बुक है, जिसे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के नाम से 1865 में पब्लिश किया गया था। इस बुक में इन्होंने जीन्स के बारे में सिर्फ ये बताया था कि जीन के प्रेजेंस की वजह से ही पाइसम सटाइवम के अंदर, जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था, उसका कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिल्कुल डिफर है और ये वेरिएशन शो करता है नेचर में। वेरिएशन करने का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंसेस एमोंग टू इंडिविजुअल्स, यानी यहाँ जो कैरेक्टर्स है और ट्रेट्स है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को इन्होंने वेरिएशन कहा था। इसके बाद फिर इन्होंने बताया था जीन एक डिस्क्रीट यूनिट है जो किसी भी ट्रेट्स में कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है, एक्सप्रेसिव नेचर का होता है। जीन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि जीन का प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंसेस क्या होता है। तो इस सारे टर्म्स को इन्होंने जब बुक में पब्लिश किया तो कुछ साइंटिस्टों ने उस बुक के ऊपर रीडिस्कवर्ड करके फिर से उस बुक को एक नए एडिशन में पब्लिश किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनका थ्योरी क्या था। मेंडाल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन द नेम ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। कहीं कहीं ये 1900 भी लिखा हुआ रहता है। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर, दैट मीन्स इट इज अ डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीन्स वेरिएशंस इन नेचर। उन्होंने बताया था जीन का काम जो होता है, ये दो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स के बीच में वेरिएशंस कॉज करना होता है, यानी डिफरेंसेस को फाइंड करना होता है। जीन डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में किसी भी ट्रेट्स के अंदर कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है। Mendel used mathematical process to prove the results to explain biological phenomenon, and it was totally new at that time for others. फर्स्ट टाइम मेंडाल ने मैथमेटिकल प्रोसेस का यूज करके बायोलॉजी से रिलेटेड लॉ को प्रूफ किया था, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करना किसी भी साइंटिस्ट के लिए बायोलॉजी के फील्ड में टोटली न्यू था एट दैट टाइम। मेंडाल हैजंट प्रूव्ड अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ जीन प्रेजेंट इन हिज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो जीन का जिक्र किया है, जो अलील्स और कैरेक्टर्स के बीच में वेरिएशंस कॉज करवा रहा है, उस जीन के बारे में इन्होंने फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो यहाँ एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट आर स्पेशल थ्योरी given by Mendel which is differ from other scientists on chromosomal theory of inheritance। तो ये क्वेश्चन हो गया जिससे रिलेटेड ये आंसर है। अब हम देखेंगे इनके थ्योरी को दो अलग अलग ईरा में, यानी अलग अलग पीरियड में, अलग अलग टाइम पे कुछ साइंटिस्टों ने प्रूफ किया या रीडिस्कवर्ड किया, और फिर बाद में ये पब्लिश्ड हुआ क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस के नाम से। तो सबसे पहले 1900 में 3 साइंटिस्ट मिलकर, डी वेरिस, कोहेरेंस और टेस्मार्क ने मिलकर ये बताया कि जीन का जो प्रेजेंटेशन होता है ये क्रोमोजोम के ऊपर होता है, और क्रोमोजोम
का जो प्रेजेंटेशन होता है ये सेल के न्यूक्लियस में होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड हैविंग प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द वेल डेवलप्ड फॉर्म। तो न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है और इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन होता है। इस क्रोमोजोम के ऊपर जीन का प्रेजेंटेशन होता है और ये पेयर में पाया जाता है, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होता है। तो ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर 1900 ईस्वी में डी वेरिस, कोहेरेंस एंड टेस्मार्क ने ये बताया था और इनके लॉ को प्रूफ किया था that Mendal's Theorian work over gene and its main function and give final results of inheritance, and they say this gene is present over chromosome। इसके बाद फिर 1902 में 2 और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेभोरी और दूसरे थे सूटॉन। तो सूटॉन और बेभोरी 2 साइंटिस्ट मिलकर इन्होंने ये प्रूफ किया था कि क्रोमोजोम का जो अपीयरेंसेस होता है, प्रेजेंटेशन होता है, ये हर साइक्लिकल कंडीशन में यानी सेल डिवीज़न के दौरान मियोसिस और माइटोसिस दोनों फेज में अलग अलग फॉर्म में चेंजेस होते रहता है। तो फिजिकल अपीयरेंसेस ऑफ क्रोमोजोम के बारे में 1902 में सूटॉन और बेभोरी ने ये दिखाया था। क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन डिफरेंट साइक्लिकल सिचुएशन के दौरान, सेल डिवीज़न फेज के दौरान चेंजेस होते रहता है और एक दूसरे के जीन और क्रोमोजोम यहाँ एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होता है। तो 1902 में सूटॉन एंड बेभोरी नोट्स दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड क्रोमोजोमल मूवमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट साइक्लिकल फेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीज़न, and also proved that both chromosomes and genes lives in a pair. 2 alleles of a gene pair are located on homologous site on a homologous chromosome। हम यहाँ पे क्रोमोजोम का फिगर बनाकर बता रहे हैं क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर जिसे सूटॉन और बेभोरी ने प्रूफ किया था और उस क्रोमोजोम के ऊपर जीन का प्रेजेंटेशन जिसे फर्स्ट टाइम 1900 में कोहेरेंस, टेस्मार्क और डी वेराइज ने प्रूफ किया था। तो यहाँ हम क्रोमोजोम का फिगर देखते हैं। क्रोमोजोम का फिगर कुछ इस तरह से होता है। ये स्ट्रक्चर है, बीच वाला पोर्शन को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम आर्म्स या क्रोमैटिड बोलते हैं। क्रोमैटिड्स या आर्म्स कहेंगे। ये दोनों आर्म्स पेयर में रहता है। जो सेंट्रोमेयर या राउंडेड स्ट्रक्चर है उससे जुड़ा हुआ रहता है। अगर नीचे का या ऊपर का दोनों स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तो इसको हम होमोलोगस या सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। अगर क्रोमोजोम का आर्म्स सेम होगा शेप साइज स्ट्रक्चर में तो इसको हम होमोलोगस या सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। अगर दोनों का पेयर सेम नहीं होगा यानी हल्का बड़ा हल्का छोटा होगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड या हेट्रोलोगस बोलेंगे। हेट्रोलोगस बोलेंगे। तो एक ही क्रोमोजोम के अंदर उसका जो आर्म्स या क्रोमैटिड है ये पेयरिंग में रहता है यानी 2 पेयर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है जो सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ रहता है। इसी क्रोमोजोम के ऊपर एक डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जीन्स के रूप में पाया जाता है और यही जीन्स फैक्टर भी कहलाता है जो पैरेलली अरेंज्ड रहता है चारों क्रोमैटिड आर्म्स के ऊपर। और जीन्स भी हमेशा पेयर में रहता है। ये सारे जीन्स पेयरिंग में हैं और इसी जीन्स के वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर
कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होता है, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, इसी जीन को हम फैक्टर भी बोलते हैं, और हेरिडिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने बताया कि किसी भी क्रोमोजोम्स में क्रोमैटिड पेयरिंग में पाया जाता है। अगर क्रोमैटिड का शेप, साइज, स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होगा तो उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड या हेट्रोलोगस बोलेंगे। जिसमें पेयरिंग सेम शेप साइज का होगा उसको हम होमोलोगस या सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है क्रोमोजोम का। इस क्रोमोजोम के बारे में फर्स्ट टाइम 1900 में डी वेराइज, कोहेरेंस और टेस्मार्क ने बताया था कि इसी क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स का प्रेजेंटेशन होता है, फैक्टर्स का प्रेजेंटेशन होता है, जो डिस्क्रीट यूनिट के रूप में होता है, किसी कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है, पेयरिंग में पाया जाता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर के ऊपर पाया जाता है या हेट्रोलोगस स्ट्रक्चर के ऊपर पाया जाता है, ये पैरेलली अरेंज्ड रहता है। इसके बाद इसी चीज़ के बारे में सूटोन और बेवोरी ने 1902 में बताया था कि क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस में जितने भी फेजेस होते हैं, जी फेज, G1 फेज, इसके बाद फिर इंटरफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ये सारे आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। तो वहाँ इस चीज़ के बारे में क्लियरली दिखाया गया है और बताया गया है कि क्रोमोजोम का जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट फेजेस के दौरान डिफरेंट स्ट्रक्चर को शो करता है, और इसका स्ट्रक्चर फाइनली क्लियरली माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न के बाद कंप्लीटली ऑकर्स होकर कुछ इस तरह से नज़र आता है, जिसके अंदर जीन्स का प्रेजेंटेशन होता है फैक्टर्स के फॉर्म में, पेयर्स के फॉर्म में। तो यहाँ इस थ्योरी को सूटोन और बेवोरी बता रहे थे। इन्होंने पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम विच लीड्स टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर of a factors and Mendel's inheritance of character is called now chromosomal theory of inheritance by them। तो सूटोन और बेवोरी ने 1902 में जो एक्सपेरिमेंट या रीडिस्कवर्ड किया था मेंडल्स के थ्योरी के ऊपर, इस चीज़ को इन्होंने फाइनली मेंडल्स के इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स वाले लॉ को ख़त्म करके, उस चीज़ को बढ़िया से प्रूफ करके, इन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लॉ को फाइनली दिया। इस नाम से इस बुक को पब्लिश करवाया, जहां इन्होंने बताया कि क्रोमोजोम का जो पेयर होता है वो एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकता है। यानी ये जो पेयर है ये एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकता है, एक दूसरे से जुड़ा भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है उसके फैक्टर्स के ऊपर, उसके जीन्स के ऊपर, कि कब वो सेग्रीगेट करेगा, एक दूसरे से अलग होगा। और इसी चीज़ को मेंडल्स ने भी कहा था, लेकिन मेंडल्स ने फिजिकल अपीयरेंसेस ऑफ जीन और क्रोमोजोम के नेचर के बारे में नहीं बताया था, जिसे सूटोन और बेवोरी ने प्रूफ करके क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नया नाम दिया उनके इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स वाले थ्योरी के ऊपर। अब देखते हैं इस थ्योरी को फिर से टी.एच. मॉर्गन ने 1904 में प्रूफ किया था। इस प्रूफ के लिए उसने ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर, ये एक फ्रूट फ्लाई का नाम है, एक तरह का इंसेक्ट्स है जो कॉमन हाउस फ्लाई से थोड़ा सा डिफर है। ये कलर्ड फ्रूट फ्लाई है जिसको ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर कहते हैं। इस फ्रूट फ्लाई के ऊपर जब टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था 1904 में, तब इसने देखा कि इसके अंदर भी वेरिएशन और इनहेरिटेंसी अलग अलग नज़र आ रहा है। तो फ्रूट फ्लाई को उसने अपने लेबोरेटरी में तैयार किया था, जिसका लाइफ स्टेजेस 2 वीक्स का होता है, और उसके अंदर इसने देखा कि मेल और फीमेल दोनों के शेप साइज में, दोनों के बॉडी कलर में
दोनों के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस नज़र आ रहा है, और इस डिफरेंसेस को इसने यानी टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर रिसर्च करने के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फाइनली नाम से प्रूफ कर दिया। तो देखते हैं, टी.एच. मॉर्गन ने 1904 में इसने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था। प्रूव्ड दिस थ्योरी बाय यूजिंग ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर, दिस इज आल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई, एंड फ्रूट फ्लाई having geological name that is Drosophila melanogaster, which complete its life cycle in 2 weeks, in which male and female sexes can be separate easily and having many types of variations that can be seen easily or can be observed easily. And this theory is finally known as chromosomal theory of inheritance by T.H. Morgan on अप्लाइंग टी फ्रूट फ्लाई। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम ब्लड ग्रुप और आरएस फैक्टर्स टॉपिक को लेकर चलेंगे। इसके बाद रिकम्बिनेशन और लिंकेज टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।